क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे चेंज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चेंज के बारे में। चेंजेस दो तरह का होता है, एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज वो होता है जो रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। इसका मतलब ये होता है जो सब्सटेंस बना है, जैसे मान लीजिए आइस है, आइस से जो है वाटर बन गया है और वाटर को फिर से अगर हम लोग कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। तो ऐसा चेंज जो परमानेंट नहीं होता है, ऐसा चेंज जो रिवर्सिबल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल चेंज क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। इसका क्या मतलब होता है? जो एक बार अगर नया सब्सटेंस बन गया तो उसके बाद वो दोबारा अपने रिफॉर्म में नहीं आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम को हमने क्या किया? बर्न कर दिया ऑक्सीजन में, एक नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जैसे हमने पेपर को अगर मान लीजिए जला दिया तो एक नया सब्सटेंस ऐश बन गया, राख बन गया, जो कि फिर से वापस पेपर नहीं बन सकता है। तो ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल करते हैं चेंज, और जो रिवर्सिबल होता है उसको फिजिकल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए केमिकल चेंज का और भी कई एग्जाम्पल है। नहीं, जैसे अगर दूध को आप काफ़ी देर तक छोड़ दीजिए तो उसमें क्या आ जाता है? खट्टापन आ जाता है, क्योंकि वो कर्ड बन जाता है। उसी तरह अगर आप कुक कर दीजिए, फूड को कुक कर दीजिए तो फिर से वापस जो है रॉ मटेरियल नहीं हो सकता है। आयरन में रस्ट अगर आ गया तो फिर से वो क्या होगा? वो रस्ट जो है आयरन में नहीं बदल सकता है। डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, हम लोग जो खाना खाते हैं वो जो पच जाता है, वो भी क्या है? एक तरह का केमिकल चेंज है। उसी तरह से फर्मेंटेशन ऑफ शुगर भी क्या है? केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है? या तो एनर्जी सप्लाइड होती है या टेकन आउट होती है, मतलब या तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या एनर्जी बाहर निकलता है। ऐसे फॉर्मेट इसमें होता है, केमिकल चेंजेज में होता है। केमिकल चेंज होता है तो व्हेन एवर ए केमिकल चेंज अकर, जब आपका केमिकल चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। अगर कहीं केमिकल चेंज हुआ है, किसी जगह केमिकल चेंज हुआ है, किसी रिएक्शन में केमिकल चेंज हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं जो इसमें क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है। वन और मोर सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज विद द अब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। जब भी ऐसा घटना होगा तो या तो अब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का, या नहीं तो क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। जो स्टार्ट है यहाँ से हम लोग का अब स्टार्ट हो रहा है जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम लेवल एक्टिविटी। और केमिस्ट्री में जो है खास करके एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पूछता है, एक्टिविटी से ही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, जो एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मेरा मेन मकसद होता है एक्टिविटी कवर करवाना केमिस्ट्री में। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, देखिए इसमें क्या सब होता है। मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन बर्न करने के बाद जो है आपका क्या देता है? सॉरी, निकल गया था। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम रिबन में क्या होता है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg। Mg को अगर आप O2 से रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन कैसा होता है? मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो MgO बनता है। क्या बनता है? MgO बनता है। ये मैग्नीशियम रिबन होता है और ये ऑक्सीजन जो है नेचर से मिल जाता है और क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है राख होता है, ऐश होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ना तो वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है। मतलब जब वो जलता है तो जैसे जिस तरह से अगर आप पटाखा को जलाते हैं तो जिसमें आग लगाते हैं उसमें देखिएगा कैसे व्हाइट कलर का चिंगारी निकलता है, तो उसी तरह से ये क्या होता है? डेजलिंग व्हाइट लाइट देता है। किसको जलाने पे? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न कराने पे। और ये किस में बदल जाता है? तो व्हाइट पाउडर में बदल जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, और पूछता भी है, ये जो है क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है पेपर में भी, जो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्लीन क्यों करते हैं? जलाने से पहले क्या करते हैं? उसको पहले क्लीन करना पड़ता है। मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम बर्न करते हैं तो उससे पहले सैंड पेपर से हम उसको क्या करते हैं? क्लीन कर देते हैं। इसलिए क्लीन करते हैं
तो उसके ऊपर जो लेयर लग जाता है, जो नेचर में ऑक्सीजन जो है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके क्या करता है, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेता है अपने ऊपर। तो उसको पहले क्या करते हैं हम लोग, सैंड पेपर लेकर के रिमूव कर देते हैं। इसलिए ऐसा रिमूव करते हैं उसको, जिससे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो रिमूव हो सके। और जब एक बार मैग्नीशियम लेयर रिमूव हो जाता है तो वो फिर से फर्दर ऑक्सीजन के साथ जल्दी जल्दी रिएक्शन करता है, अदरवाइज वो रिएक्शन जल्दी से नहीं कर पाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग से पहले उसको क्लीन करते हैं। एक्टिविटी 1.2 में क्या है, रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन विद पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 लेड नाइट्रेट का, लेड का होता है Pb और नाइट्रेट का होता है NO3। ये कैसे बनता है लेड नाइट्रेट, थोड़ा सा सीख लीजिए। तो Pb हो गया लेड का और नाइट्रेट का होता है NO3 9th क्लास में आप लोग सीखे होंगे इसको बनाने के लिए। तो नाइट्रेट का कितना होता है, नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है, Pb का 2 होता है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करके देखें तो क्या बनेगा, PbNO3 और यहाँ पे 2 है एलिमेंट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसीलिए क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट लेना पड़ता है और 2 है, PbNO3 और 2। अब अगर इसको हम किससे मिलाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड से, तो Ki होता है, पोटेशियम आयोडाइड का क्या होता है, Ki होता है। उसी तरह से K और K से पोटेशियम, I से आयोडीन, तो क्या बन जाएगा, इसका भी 1 होता है, वैलेंसी 1 होता है, ये क्या मिलकर के बना लेगा, Ki। तो अगर हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से अगर लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या मेरा मिलता है, PbI2 बन जाता है, PbI2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड बोलते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। ये कैसे बनता है, यहाँ से देखिए Pb है, Pb क्या करता है, तो आयोडीन से रिएक्शन करता है और Pb आयोडीन से रिएक्शन करके PbI2 बना लेता है, और पोटेशियम नाइट्रेट से रिएक्शन करके पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। और ये जो लेड आयोडाइड होता है, ये येलो कलर का PPT होता है। क्या होता है, येलो कलर का PPT होता है, प्रेसिपिटेट जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म होता है। उसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन है, ये याद रखिएगा, इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूछ देता है कई बार क्वेश्चन में। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिंक को, Zn होता है जिंक का, और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला, H2SO4 होता है। तो जिंक को जब हम लोग H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये जिंक सल्फेट से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो गैस को जो है, जो गैस बनता है उसको एरो से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में दिखाते हैं, और जो PPT बनता है उसको हम लोग ऐसे एरो नीचे करके दिखाते हैं। और जिस एपरेटस में इसको हम लोग बनाते हैं, जो भी टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं, वो फ्लक्स जो है वो हॉट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये रिलीज करता है जो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज कर रहा है, तो वो जो होता है बर्तन होता है उसको भी क्या कर देता है, फ्लैक्स को हॉट कर देता है, मतलब गर्म कर देता है। इसका मतलब है जो हीट इसमें क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तभी तो बर्तन गर्म हो रहा है। तो हीट जब रिलीज हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट रिलीज वाले रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। वो अभी आगे बताएंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है। अब जो है, जब आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसका मतलब है जो इसमें से कोई ना कोई घटना जरूर हुआ होगा, या चाहे एक भी हो सकता है साथ में, और 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या सिंगल, लेकिन कोई ना कोई एक तो जरूर हुआ होगा। जैसे चेंज इन स्टेट हो गया, जैसे सॉलिड है लिक्विड में बदल गया, गैस है किसी और में बदल गया, चेंजेज इन कलर, या तो कलर में चेंज हो जाएगा, जैसे वहाँ पे येलो हो गया था। उसी तरह गैस का इवोल्यूशन होगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, उसी तरह उसके टेम्परेचर में भी चेंज आ जाएगा। जैसे चूना को अगर पानी में मिला देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसी तरह से प्रेसिपिटेशन मतलब PPT बन सकता है।
तो ऐसे इसमें से कोई ना कोई घटना जरूर घटा होगा, तभी हम कहते हैं क्या हुआ है वहां पे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब है केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द सिंपलेस्ट वे टू राइट अ केमिकल इक्वेशन इन वर्ड्स। जब हम लोग वर्ड्स में लिख देते हैं तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, या वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जला, हम लोग ऐसे लैंग्वेज में लिख दिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ देखिए एरो से बिफोर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। एरो से पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। यहाँ क्या है? ये एरो से बिफोर है, मतलब जो टेक पार्ट कर रहा है, जो टेक पार्ट कर रहा है, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है? टेक पार्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो फॉर्म्ड हो रहा है, जो फॉर्म्ड हो रहा है एज ए प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म्ड हो रहा है। जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न होकर के मिल रहा है, इसी कारण वो क्या है? मेरा प्रोडक्ट है, और ये क्या है? रिएक्टेंट है। ध्यान ये रखना है आपको, जो ये देखिए वर्ड में लिख दिया है MAG, इसीलिए हम लोग इसको वर्ड इक्वेशन भी इक्वेशन कहते हैं। और इसी को अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो मेरा केमिकल इक्वेशन है ये। The chemical equation in symbolic form. The chemical equation in symbolic form. The chemical equation in symbolic representation of a chemical change in term of symbol और formula. हम क्या करते हैं? इसको सिंबल और फॉर्मूला के टर्म में भी लिखते हैं। किसे लिखते हैं? तो राइटिंग अ केमिकल, द केमिकल इक्वेशन इन सिंबल और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन और रिएक्टेंट, ये लोग हम लोग पहले पढ़ लिए थे, और जो बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जो रिजल्ट मिलता है उसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एरो से आफ्टर जो है वो क्या है? मेरा प्रोडक्ट है, और एरो के बिफोर जो है वो क्या है? रिएक्टेंट है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं तो उसमें अगर नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अनइक्वल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट टुवर्ड्स द साइड ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट टुवर्ड्स द साइड ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब अगर हुआ इसका, जो अगर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स अगर है, किसी भी एलिमेंट है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट में जो है 1 टाइम्स है, प्रोडक्ट में 2 टाइम्स आ गया है, हम इस तरह से बोलेंगे कि ये जो मेरा केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है, मतलब बैलेंस्ड नहीं है। हम उसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना पड़ता है। केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस्ड करना पड़ता है। क्यों बैलेंस्ड करना पड़ता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? बैलेंस्ड करते हैं केमिकल इक्वेशन को। क्यों करते हैं? तो बैलेंस्ड इसलिए करते हैं जो क्या हो जाए? मेरा मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाए मास ऑफ प्रोडक्ट का। बैलेंस करने के पीछे एक ही मकसद होता है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर दे। मतलब हुआ मास नाइदर क्रिएटेड और नोर डिस्ट्रॉयड। ये 9th क्लास में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। अब देखिए कुछ रूल्स हैं जो कैसे इसको करना होता है, बैलेंस कैसे करते हैं। इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। इसका कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, प्रैक्टिस कर करके करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा है जो
सॉलिड है तो उसको एस से इंडिकेट करते हैं, जिससे कि मेरा केमिकल इक्वेशन थोड़ा अच्छा दिखे, फॉर्मेटिव दिखे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को एल से, गैस को जी से, हीट को ट्रायंगल बना देते हैं, डेल बोलते हैं नहीं, या गैस अगर रिलीज हो रहा है कोई तो ऐसे एरो दिखाते, पहले भी बताए थे। पीपीटी को ऐसे दिखाते हैं। एक्वस को हम लोग जो है AQ से इंडिकेट करते हैं नहीं, वो सॉल्यूट जो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसा सॉल्यूट जो वाटर में डिजॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये सारे इसके कंडीशंस है जिसको दिखाते हैं हम लोग क्या करने के लिए, रिएक्शन को थोड़ा फॉर्मेटिव दिखाने के लिए, स्टैंडर्ड दिखाने के लिए। अब है जैसे आयरन और स्टीम अगर आपस में मिल रहा है तो ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। कई बार आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में वर्ड इक्वेशन दे देगा और आपको बोलेगा केमिकल इक्वेशन इसका बनाओ। तो जैसे आपको दे देगा आयरन प्लस स्टीम गिव्स मैग्नेटिक ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। आपको पता होना चाहिए जो ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। ये जो है मेरा वर्ड इक्वेशन है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। जो ये क्या है मेरा वर्ड इक्वेशन, ये जो है ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसी कारण ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन। और ये जो है मेरा केमिकल रिएक्शन है, ये सिंबल के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए आयरन यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, तो ये मेरा बैलेंस्ड नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो आयरन की संख्या है, आयरन यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 टाइम्स है और यहाँ 4 टाइम्स है, तो बैलेंस्ड नहीं है। इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया है इस इक्वेशन का, स्केलेटल इक्वेशन। क्या नाम है, स्केलेटल, स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन है, ठीक है। या अनबैलेंस्ड, इसी का दूसरा नाम क्या है, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड इक्वेशन है। आप देखिए अगर इसको ध्यान से देखें तो आयरन अभी बताए थे आपको, जो आयरन जो है 1 टाइम्स है रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है रिएक्टेंट में और ऑक्सीजन 1 टाइम्स है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आयरन जो है वो 3 टाइम्स है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है और ऑक्सीजन 4 टाइम्स है। देखिए आपका हाइड्रोजन जो है वो तो ठीक चल रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे आयरन 3 टाइम्स है। अगर आप चाहेंगे तो आयरन को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयरन आपका 3 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमेशा यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते, हमेशा हम लोग इस डायरेक्शन में, मतलब होता है जो सिंबल के हम लोग राइट साइड में जो है ना मल्टी नहीं लिख सकते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं। स्क्रिप्ट को जो लिखते हैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू वो लेफ्ट साइड में लिखते हैं, हमेशा बिफोर लिखते हैं। तो अब यहाँ से देखिए अगर 3 कर देते हैं तो आयरन कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया। लेकिन यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन को 4 है, यहाँ पे मेरा क्या है 1 है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए मेरा क्या हो गया, ऑक्सीजन 4 टाइम्स हो गया और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 टाइम्स हो गया। अब लेकिन हाइड्रोजन बदल गया, हाइड्रोजन यहाँ 8 आ गया, यहाँ क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 बन जाएगा मेरा हाइड्रोजन। तो ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो ऐसे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है उसको बैलेंस्ड कर देते हैं। इसी को देखिए यहाँ पे बैलेंस्ड करके जो है दिखाया गया है, ठीक है। 3-4 स्टेप में इन्होंने दिखाया, हमने जो है हीट एंड ट्रायल मेथड से ओनली 1 टाइम से करके आपको दिखा दिया, ये लिख करके हमने आपको दिखा दिया था। अब है क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो 100% आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चांस रहता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है पेपर में। तो इसमें अब आप देखिए जो क्या कह रहा है, Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन दे क्या रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं, और क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, तो क्या बना, HCl बना। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है और क्लोरीन का Cl2 होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है। तो H2 + Cl2 गिव्स HCl। तो ये मेरा क्या हो गया, हम लोग केमिकल इक्वेशन लिख लिया। अब अगर इसको देखिए बैलेंस है या नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ 2 टाइम्स है क्लोरीन, लेकिन यहाँ पे 1 टाइम्स हाइड्रोजन था और 1 टाइम्स क्लोरीन था, इसीलिए क्या किया गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया। पहले देखिए ये कैसे लिखा गया होगा, कैसे बना होगा।
जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जब मिला होगा तो HCl बना होगा, ये आप बना होगा। लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्ट लिखा हुआ है आंसर, इसीलिए यहाँ पे 2 लगाया गया था। आप जो याद करोगे रिएक्शन ऐसे ही याद करोगे, जो हाइड्रोजन H2 + Cl2 गिव्स HCl। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, क्लोरीन यहाँ 2 टाइम्स है और यहाँ पे 1 टाइम्स। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। उसी तरह बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2, और एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होता है होल 3। और तो बनेगा क्या यहाँ से, तो यहाँ एल्युमिनियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेगा AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, और बेरियम और सल्फेट मिल करके बेरियम सल्फेट बना लेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका बैलेंस्ड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो है बैलेंस्ड नहीं था। ये 3 और 2 जो आप देख रहे हैं, ये 3 ये सब नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे बनेगा, बेरियम क्लोराइड BaCl2 + Al2SO4 होल 3, और ये गिब्स देगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब आपको क्या करना होगा, बैलेंस्ड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे बेरियम जो है क्या है, 1 टाइम्स है और यहाँ भी 1 टाइम्स था, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 टाइम्स था पहले और यहाँ पे 3 टाइम्स था। तो हम लोगों को यहाँ पे 3 था और ये क्लोरीन 2 था। 2 3 जल्दी से नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है। 2 में किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या किया गया, यहाँ पे 2 से क्योंकि यहाँ एल्युमिनियम क्या था, 2 टाइम्स था, तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम है वो ओनली 1 टाइम। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्युमिनियम 2 बन गया, जो कि यहाँ भी एल्युमिनियम 2 था। लेकिन क्लोरीन बदल गया 6 में, क्लोरीन किस नाम बदल गया, 6 में। और क्लोरीन को मुझे बदलना भी था। क्यों, क्योंकि 2 क्लोरीन कभी भी 3 नहीं बन सकता था, इवन नंबर में लाना था। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई किए तो 6 बन गया क्लोरीन, और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो देखिए क्लोरीन आपका कितना बन गया, 6 बन गया। दोनों तरफ क्या हो गया, क्लोरीन इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पे बेरियम पे आते हैं हम लोग। बेरियम देखिए क्या था मेरे पास, यहाँ 1 था, लेकिन जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किए थे तो बेरियम क्या बन गया था, 3 टाइम्स बन गया था। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए थे, बेरियम मेरा 3 टाइम्स बन गया। अब आइए देखते हैं सल्फर का। सल्फर जो है वो क्या है, यहाँ पे 3 है। ये जो 3 है ब्रैकेट के बाद 3 है, इसका मतलब है ये सल्फर में भी गया है और ऑक्सीजन पे भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ से सल्फर पहले 1 था, 1 × 3 कितना हो गया, 3। तो देखिए यहाँ पे सल्फर आपका ये 3 यहाँ से इसको भी देगा, ये सल्फर क्या हो गया, 3 बन गया। अब ये 3 जो है कहाँ जाएगा, इस 4 में भी के साथ भी मल्टीपल होगा, तो 3 × 4 12। अब देखिए ये 3 जो आपका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ गया मेरा, 12 आ गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसको बैलेंस्ड करते हैं। अब देखिए सोडियम है और वाटर है, क्या बनाया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया है। तो सोडियम का Na होता है और वाटर का H2O होता है। सोडियम का Na और वाटर का H2O, तो बनाया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH होता है और सोडियम का Na होता है, तो NaOH, और हाइड्रोजन गैस क्या किया, रिलीज किया। इस तरह से फिर बैलेंस करना है मुझे, क्योंकि सोडियम यहाँ 1 टाइम्स था पहले, यहाँ भी 1 टाइम्स था, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ देखिए 2 टाइम्स था और हाइड्रोजन यहाँ 2 और 1 3 बन गया था। अब अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4, फिर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, हाइड्रोजन 4 बन गया। अब सोडियम बदल गया, सोडियम यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किए, सोडियम 2 हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 2, जो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल, सब कुछ इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो बेरियम क्लोराइड क्या है, एक एक्वस सोल्यूशन है, क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। Na2SO4 क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। बेरियम क्लोराइड जो है आपका क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। और सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट इसका क्या होता है फॉर्मूला, Na2SO4, बेरियम क्लोराइड का BaCl2 और सोडियम सल्फेट का Na2SO4। ये दोनों अगर आपस में रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम और क्लोरीन। जहाँ भी सोडियम और क्लोरीन आपको नजर आए ना, आप पहले सोडियम क्लोराइड समझ लीजिए, बनेगा ही बनेगा, 100% है। तो सोडियम और क्लोरीन मिल करके सोडियम क्लोराइड बना लिया, और बेरियम सल्फेट, बेरियम और सल्फेट मिल करके बेरियम सल्फेट बना लिया। ये एक्वस सोल्यूशन था इसलिए AQ लिखा गया, ये भी एक्वस सोल्यूशन था इसलिए क्या लिखा गया, AQ लिखा गया। और ये सॉलिड फॉर्म में आ गया इसलिए S लिखा गया, और ये PPT है, क्या है, PPT है, एरो इसलिए दिखाया गया।
और सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन है। उसी तरह अब आप जाइए और इसमें देखिएगा बैलेंस्ड है या नहीं है। यहाँ पे बेरियम 1 टाइम है, क्लोरीन 2 टाइम्स है यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्लोरीन 2 टाइम्स नहीं, इसलिए 2 से यहाँ क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है बैलेंस्ड करने के लिए। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH होता है और रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl होता है। अब अगर इसको रिएक्शन करेगा तो क्या बताए थे, सोडियम और क्लोरीन है तो निश्चित रूप से सोडियम क्लोराइड पहले बनाएगा, NaCl बना लिया, और OH और H मिलकर क्या बनाएगा, वाटर बना लेगा, तो ये वाटर बन गया। ये बैलेंस्ड है इसीलिए किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा हम लोगों को। अब हम लोग का आ गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन जो है आपका वो इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। अगर हम लोग क्या करते हैं इसमें केमिकल रिएक्शन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है बॉन्ड्स को और नया सब्सटेंस बनाता है। तो टाइप्स क्या सब है इसका, पहला बात टाइप्स जो है 1 नंबर पे है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो फर्स्ट है वो क्या है, कॉम्बिनेशन। देखिए नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंबाइंड होना, मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट, 2 और मोर रिएक्टेंट्स अगर आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ कॉम्बिनेशन हुआ है। देखिए यहाँ पे A+B गिव्स AB, तो हम इसको बोलेंगे अगर ऐसा दिख जाए जहाँ पे 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट, चाहे A+B मिल करके AB दे दे, या नहीं तो सपोज कीजिए अगर 2 के अलावा 3 भी आ जाए फिर भी एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो क्या कहने का मतलब हुआ, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, कंबाइंड होना, मतलब बहुत सारे कंबाइंड होकर के लेकिन देगा कितना, एक देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जैसे मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइए तो देखिए सिंगल प्रोडक्ट दे रहा, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइए तो आपका CO2 सिंगल प्रोडक्ट दे रहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन कराइए वाटर देगा तो एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसी तरह एक्टिविटी है ये 1.4 क्या है, क्विकलाइम को वाटर से रिएक्ट करा दीजिए। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्विकलाइम आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, क्विकलाइम किसको बोलते हैं हम लोग, CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं। और क्विकलाइम को जब वाटर से मिलाया जाता है तो ये बन जाता है स्लेक्ट लाइम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला CaOH2 होता है। अब तो बिल्कुल याद होना चाहिए ये सब चीज़। जो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक्ट लाइम बनाता है और हीट प्रोड्यूस होता है। इसी कारण ये कैसा रिएक्शन है, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। जिस बर्तन में आप सोना और पानी मिलाइएगा वो बर्तन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है, तो एक बार और समझिए, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम लोग स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। और ऑब्जर्वेशन में देखिए लिखा है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग विगोरस रिएक्शन विद क्विकलाइम। अगर क्विकलाइम से वाटर का रिएक्शन होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अब देखिए यहाँ समझिए, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था मतलब CaOH2 था, स्लेक्ट लाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और ये जो है केस बेस्ड स्टडी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पे जो है आप लोग थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। जैसे देखिए कह रहा है एक सॉल्यूशन है स्लेक्ट लाइम का। स्लेक्ट लाइम किसको बोलते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है, CaOH2 बनता है। मतलब हो गया यही क्या है, स्लेक्ट लाइम है, पानी में मिला हुआ चूना, मतलब बुझा हुआ चूना।
इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर ये स्लैक लाइम को क्या किया जाता है, किसका इसका यूज क्या होता था, आजकल पीओपी आया, वो भी एक तरह का समझिए यही चीज़ है। उस पर भी देखिएगा, अगर पीओपी पहले किया जाता है घर में तो 2-3 घंटे तक जो है शाइनिंग नहीं होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या होता है, शाइनिंग करना स्टार्ट होता है, शाइन आता है, मतलब चमक आता है। तो ये किसका कहाँ यूज करते हैं हम लोग, वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। और स्लैक लाइम जब हम लोग लगाते हैं दीवार पे, वॉल पे अगर लगा देते हैं इसको, वो वातावरण एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, उससे क्या करता है, रिएक्शन करता है, और 2-3 दिन के बाद क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चमक आने लगता है। कि क्या क्यों आता है चमक, क्योंकि क्या हो जाता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से CO2 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, CaCO3 बनाता है और वाटर। यही जो CaCO, ये वाटर को जो है हीट के कारण जो है रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और ये जो CaCO3 है ये वॉल पे चिपका हुआ रहता है, जिसके कारण चमक होता है। अब ये CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है, शाइनिंग सब्सटेंस होता है, ये इसी के प्रॉपर्टी होता है, ये शाइन करता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछ देगा, जो कोई सब्सटेंस काफ़ी शाइनिंग सब्सटेंस है जिसका यूज जो है वाइट वॉशिंग में किया जाता है, तो उसका नाम बताइए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये पहले ही बता दिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्यों, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होता है। ठीक है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट बनने के लिए हीट रिलीज होता है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसके एक एग्जांपल जैसे लीजिए, जैसे रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट देता है। नहीं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अगर गैस को आप बर्न कराइएगा तो CO2 H2O और हीट देगा। ठीक है, जितने भी कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है, अगर आप उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइएगा तो CO2 और H2O तो देना ही देना है और हीट रिलीज करेगा 100%। उसी तरह C6H12O6 है, देखिए इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बनाएगा, CO2 H2O और हीट। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, अगर मान लीजिए आप जो है घर में जो आपका सब्जी उब्जी बनता है उसका छिलका अगर मिट्टी में दबा दीजिएगा, 2-3 दिन के बाद जा करके उसको टच कीजिएगा उस मिट्टी के ऊपर, या नहीं तो थोड़ा सा डिग करके खोद करके उसमें हाथ डालिएगा, आपको गर्माहट महसूस होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका डिकम्पोजिशन, ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कॉम्बिनेशन के बाद डिकम्पोजिशन, उसका अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन का ही अपोजिट क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कौन सा रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो बिल्कुल उसका उल्टा है ये। तो उसमें क्या होता था, दो या दो से अधिक मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट देता था, इसमें जो है सिंगल टूट करके सिंगल जो है वो कन्वर्ट होता है और 2 और मोर प्रोडक्ट देता है। क्या देता है, 2 और मोर प्रोडक्ट देता है। जब सिंगल टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट देता है तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन, नाम से ही पता चल रहा है, डिकम्पोज होना मतलब टूट जाना। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए, ये डिकम्पोज होने के लिए या तो हीट की रिक्वायरमेंट होती है या लाइट की रिक्वायरमेंट होती है या इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जब हीट की रिक्वायरमेंट होकर के होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल, हीट मतलब थर्मल। और जब लाइट से होता है तो उसको फोटोलाइटिक कहते हैं, नहीं, या इलेक्ट्रिसिटी से होता है तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं। अभी इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट के द्वारा होता हो, किसके द्वारा होता हो, हीट के द्वारा। तो ऐसा रिएक्शन जो हीट के कारण डिकम्पोज हुआ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइम स्टोन है, अगर लाइम स्टोन को आप हीट कीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 गैस बन जाएगा। तो देखिए आप क्या किए,
पहले ये दोनों मिलकर के ये देता था, अब अगर इसको हीट करेंगे अगेन तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस ऊपर चला जाएगा हवा में। तो ये क्या है, हीट के कारण हुआ है, इसी कारण इसका थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल है ये। उसी तरह अगर आप जो है आयरन सल्फेट को हीट कीजिएगा, आयरन सल्फेट को लाइट ग्रीन कलर का होता है, इसमें 7H2O वाटर भी मिला हुआ रहता है। अगर आप इसको हीट कीजिएगा तो ये वाटर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा जो व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर आप ये आयरन सल्फेट, जो ये आयरन सल्फेट व्हाइट कलर का हुआ है, इसको अगर आप फिर से हीट कीजिएगा अगेन तो ये किसमें बदल जाएगा, ये जो है ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन कई बार आया हुआ है पेपर में। तो FeSO4 इसमें क्या है, 7 मॉलिक्यूल्स वाटर है, अगर उसको हीट कीजिएगा तो पहले आयरन सल्फेट मिलेगा और वाटर अलग हो जाएगा और ये वाइट कलर का होता है। लेकिन अगर इसी को फिर से आप हीट कीजिएगा तो ये रेडिश ब्राउन Fe2O3 में बदल जाएगा, ठीक है, आयरन ऑक्साइड में बदल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये रिएक्शन जो है बिल्कुल याद रखना है, ये 1.5 एक्टिविटी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। इसका ऑब्जर्वेशन भी याद रखिएगा, जो स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इंडिकेट्स द प्रेजेंट ऑफ SO2। अब जो है इसमें जो है बर्निंग स्मेल आने लगता है सल्फर का, वही इंडिकेट करता है जो क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। उसी तरह हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, जैसे PbNO3 को हीट कर रहे हैं, वो किस में बदल जाएगा, लेड ऑक्साइड में बदल जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और ऑक्सीजन गैस देगा। और ये जो ब्राउन चूम्स होता है NO2 गैस appears and yellow substance PbO is formed at the bottom of टेस्ट ट्यूब। और टेस्ट ट्यूब के नीचे कौन आकर के बैठ जाएगा, ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, इसीलिए PbO क्या होता है, उसके बॉटम में आकर के बैठ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसके कारण होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी होता है। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब देखिए इसमें जो है ना इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जैसे मान लीजिए ये कैपेटस है जिसमें जो है आपका एनोड है, कैथोड है, उसके बाद जो है ये ग्रेफाइट रॉड लगा हुआ है, यहाँ से जो है इसमें वाटर है, एक इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, तो H2 और O2 में। अब देखिए ये H2 जो होता है हाइड्रोजन आयन, वो पॉजिटिव होता है, जिसके कारण ये किधर जाएगा, निगेटिव की तरफ मूव करेगा। और निगेटिव बैटिक से जो ग्रेफाइट कनेक्टेड होता है उसको कैथोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है उसको एनोड बोलते हैं। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होने के कारण वो कहाँ जाता है, एनोड की तरफ मूव करता है, और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होने के कारण कैथोड की तरफ मूव करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना हो। रिएक्शन कैसा इन्वॉल्व हो रहा है, H2O को इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे H2 और O2 देगा। ऑब्जर्वेशन देखिए इसका, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। अब क्या होगा, वो बबल्स निकलना स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि गैस निकल रहा है, ठीक है। बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स पे कौन क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है, बबल्स निकलेगा। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। और ये वाटर, अब बबल्स को निकलना है तो क्या करेगा, वाटर को पहले रिमूव करेगा, डिस्प्लेस करेगा जगह से, तभी तो निकलेगा। इस तरह से वो निकलता है। व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल, अगर आप कैंडल को ले जाइएगा, बर्निंग कैंडल को मतलब माचिस की तिल्ली जला करके, क्लोज टू द माउथ ऑफ बोथ टेस्ट ट्यूब, इट इज ऑब्जर्व दैट द गैस एट द कैथोड। अब कैथोड पे है कौन, तो कैथोड पे प्रोड्यूस पॉप साउंड। क्यों, क्योंकि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस है, इसीलिए वो क्या देगा, पॉप साउंड देगा। इट इंडिकेट्स दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट कैथोड। कैथोड मतलब निगेटिव, और निगेटिव पे कौन है, हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पे कौन है, ऑक्सीजन है। क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करता है और पॉजिटिव निगेटिव की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही टाइप्स है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है, तो एक ऐसा डिकम्पोजिशन जो सनलाइट के कारण हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर वो काफ़ी लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है,
और ब्रोमीन भी। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है उस पर अगर सनलाइट भी पड़ता है ना तो वो सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है, ठीक है, मतलब दोनों अलग हो जाता है, ये टूट जाता है। सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की रे, सन के रे पड़ने के कारण ही सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता है सिल्वर और ब्रोमीन में, और रेडिश ऑरेंज फ्यूम्स देता है, ठीक है। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, ऐसा जो सनलाइट के कारण हो। और ये जो चीज़ हो रहा है, ये जो फोटोग्राफी होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटो जो निकलता था पहले ज़माने में, उस रील के थ्रू उसमें इसका यूज होता है, इसका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर। उसी तरह सिल्वर क्लोराइड है, ये भी क्या है, काफ़ी लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है। इस पर भी अगर सिल्वर क्लोराइड है, वाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड, अगर इसमें भी किसी बर्तन में रख करके उस पर सन के रे में छोड़ देंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाएगा, सिल्वर ग्रे और क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर का होता है। अब है वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल विद रिलीज ऑफ ग्रीनिश येलो Cl2 गैस। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है, सिल्वर ग्रे कलर का होता है, और Cl2 ग्रीनिश येलो कलर का होता है। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का टॉपिक, और बहुत सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी का और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।